बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारा जो है वो टॉपिक चल रहा था अधिनायक तंत्र। कल जो है अधिनायक तंत्र क्या है इसके बारे में बताया गया था, और प्राचीन और नवीन अधिनायक तंत्र पुराना कैसा था, अब उसका कैसा रूप है, और उसके उत्कर्ष के जो है वो कारण बताए गए थे भी, वो क्यों उसका उत्कर्ष हुआ, क्यों वो बढ़ा, क्यों प्रचलन में आया, इसके जो कुछ कारण बताए थे मैंने कल। तो आज जो है हम इसके लक्षण पढ़ेंगे कि अधिनायक तंत्र के अंदर क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो कल वाला जो थोड़ा सा एक बार रिपीट अपने कर लेते हैं कि क्या था अधिनायक तंत्र। अधिनायक तंत्र में ये था कि ये होता राजतंत्र की तरह ही है, लेकिन इसमें जो है वो शासन शक्ति वंशानुगत न होकर, मतलब राजा का पुत्र आगे गद्दी पे बैठता है, फिर उसका पुत्र गद्दी पे बैठता है, ये होता है वंशानुगत शासक। तो यहाँ वंशानुगत न होके अपने शक्ति बल पे, अपनी शक्ति के माध्यम से सत्ता को जबरदस्ती हासिल कर लेना अधिनायक तंत्र कहलाता है। फिर मैंने बताया था कि प्राचीन और नवीन अधिनायक तंत्र। तो प्राचीन जो अधिनायक तंत्र था उसमें तो क्या था कि सत्ताधारी जो व्यक्ति था, जो ये मतलब शासन सत्ता पे बैठता था, वो सैनिक शक्ति के बल पर वहाँ पे अधिनायक बन जाता था। अपनी पावर, अपनी शक्ति के माध्यम से, सैनिक शक्ति की पावर से सत्ता पे जो है ना वो कब्जा कर लेता था, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। और आजकल क्या है, आजकल उसके बाद जो नवीन रूप आया उसमें क्या है, एक दल विशेष का योगदान लेते हैं, अपना पहले दल बनाते हैं। ये जैसे मुसोलिनी ने फांसी दल बनाया था, हिटलर ने नाजी दल बनाया था। पहले लोगों को इकट्ठा करके अपना एक दल बनाते हैं, उसकी विचारधारा रखते हैं, फिर उसमें लोगों को शामिल करके अपना दल बना के फिर उस दल के माध्यम से ये जो है पावर में आते हैं और सारी शक्ति अपने हाथ में ले लेते हैं। ये था इसका नवीन रूप। उत्कर्ष के कुछ कारण थे कि क्या क्या इसके बढ़ने के कारण रहे थे, जिसमें से जैसे था कि संसदीय संस्थाओं में जो है ना वो अविश्वास हो गया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों को लगा भी जो संसदीय शासन व्यवस्था है यह जो है वो उचित नहीं है, लोगों का अविश्वास हो गया इसके प्रति। वर्साई की संधि में भी जो है इसमें बड़ी भूमिका निभाई अधिनायक तंत्र के बढ़ने में। जर्मनी जैसे देशों पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद में बड़ी शर्तें रोप दी इन पे, बहुत सी इन पे क्षतिपूर्ति पेनल्टी लगा दी, जिससे जर्मनी और इटली जैसे देश थे, यहाँ जैसे मुसोलिनी और हिटलर थे, इन्होंने इन शर्तों को नहीं माना और शर्तों के खिलाफ जनता को इकट्ठा करके इन्होंने सारी शक्ति अपने हाथ में लेके तानाशाह बन गए थे। ये अधिनायक तंत्र स्थापित हो गया था। कुछ देशों के लिए प्रजातंत्र नया था तो भी वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना था, तो लोगों को लगा, क्योंकि प्रथम विश्व के बाद स्थिति खराब हो गई थी, तो लोगों को लगा भी आत्मनिर्भर होना है तो लोकतंत्र के माध्यम से तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए इन्होंने अधिनायक तंत्र का रास्ता अपनाया था। तो ये कल बड़ा कुछ ब्रीफली था, जिसमें अधिनायक तंत्र क्या था और वो क्यों बढ़ा, इसके जो है ना वो कुछ कारण बताए गए थे। आज हम पढ़ेंगे कि अधिनायक तंत्र के लक्षण क्या क्या हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट है इसमें सर्वाधिकारवाद, यानी सारे अधिकार एक के पास। तो अधिनायक तंत्र का ये मुख्य लक्षण यह है कि इसमें सारी शक्ति जो है राज्य के पास होती है, यानी शासन सत्ता पे जो बैठता है, जो सर्वोच्च व्यक्ति जिसने सारी शासन सत्ता को अपने हाथ में ले रखा है, तो सारी पावर जो है ना उसके पास होती है। और इसमें जो है वो जो व्यक्ति शासक वर्ग होता है वो अपनी सर्वशक्तिमान सत्ता स्थापित कर लेता है और खुद भी जो है ना सर्वशक्तिमान की स्थिति में आ जाता है। उसकी आज्ञाओं की कोई अवहेलना नहीं कर पाता, सब पावर उसके पास है। अब न्याय का संसद भी वही है, कार्यपालिका भी वही है, न्यायपालिका भी वही है, कानून भी वही बनाने वाला है, न्याय करने वाला भी वो है, सब कुछ एक ही व्यक्ति के हाथ में पावर। सर्वाधिकारवाद, सारे के सारे अधिकार पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष या दल विशेष के पास आ जाते हैं, तो वो शासन जो होता है वो सर्वाधिकारवादी शासन कहलाता है। तो अधिनायक तंत्र में ऐसा ही है। अधिनायक तंत्र में एक दल या फिर पर्टिकुलर एक व्यक्ति
के हाथ में पूरा शासन होता है, सारे के सारे अधिकार जो है ना उसके पास होते हैं। और मनुष्य जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं होता जिस पे उसका नियंत्रण नहीं होता। हर तरह से वो मनुष्यों को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि सारी पावर उसके हाथ में है। और मनुष्यों को फिर उसकी जो नागरिक हैं, वहाँ पे जनता है, उसको उसकी बात माननी पड़ती है, अन्यथा क्या प्रावधान है, दंड का प्रावधान होता था। तो इसलिए जो है मनुष्य का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं था। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी चीज़ों पर उसका व्यक्ति का जो है अधिकार हो जाता था। हिटलर और जो मुसोलिनी थे, इनका राज्य कुछ इसी तरीके का था। इटली के लोगों के लिए जो है मुसोलिनी ये कहता था कि सब कुछ राज्य के अंदर ही है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य के विरुद्ध भी कुछ भी नहीं है, यानी राज्य ही सब कुछ है। देखो, राज्य अपने आप में अमूर्त संस्था है और राज्य को मूर्त रूप में परिणित करती है वहाँ की शासन सत्ता, सरकार। तो यानी कि सब कुछ मुसोलिनी कहता था अभी बस जो राज्य है यानी हम हैं पावर में, सब कुछ हमारे अंदर ही है और हमारे राज्य से बाहर आपका कुछ भी अस्तित्व नहीं है और ना ही आप राज्य के विरुद्ध कुछ कर सकते, राज्य के विरुद्ध भी कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार सर्वाधिकारवाद शासन, जो सर्वाधिकारवाद है, वो अधिनायक तंत्र का प्रमुख लक्षण है, जिसके अंदर सारे के सारे अधिकार जो शासक है, जिसने सत्ता अपने हाथ में ले ली है, उसको प्राप्त हो जाते हैं और नागरिकों के पास ये अधिकार नहीं होते हैं। वो हर तरीके से पूरी जनता को कंट्रोल में रखता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रजातंत्र का विरोध। देखो, प्रजातंत्र का विरोध कैसे कि अधिनायक तंत्र और प्रजातंत्र दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। प्रजातंत्र का विलोम अधिनायक तंत्र है। तो अधिनायक तंत्र की स्थापना मैंने जैसे उत्कर्ष के कारण बताए थे, तो अधिनायक तंत्र की स्थापना का एक कारण ये भी बताया था कि प्रजातंत्र या संसदीय संस्थाएं जो थी उनमें लोगों का क्या था, अविश्वास था। तो उस प्रजातंत्र में अविश्वास के कारण ही किसकी स्थापना हो गई थी, अधिनायक तंत्र की। तो अधिनायक तंत्र की जो स्थापना है वो प्रजातंत्र विरोधी भावना के कारण हुई थी। और ये क्या है, अभी ये क्या करते थे, प्रजातंत्र का विरोध करते थे। अब जो अधिनायक तंत्र के सपोर्टर थे, जिन्होंने अधिनायक तंत्र का समर्थन किया, वो तो लोकतंत्र को सड़ा हुआ शव मानते थे। भी जैसे शव जो होता है पशु पक्षी का, किसी का भी जो सड़ जाता है, ऐसे सड़े हुए शव की तरह मानते थे। और संसद को कहते थे बकवास की दुकानें, कि संसद जो है सिर्फ बकवास करती है, बकवास की दुकानें और कुछ नहीं है। तो इसलिए ये बड़े प्रजातंत्र के विरोधी थे और प्रजातंत्र को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि जब जहाँ अधिनायकवाद आ गया वो प्रजातंत्र का विरोध ही करेगा, क्योंकि अधिनायक तंत्र का उल्टा प्रजातंत्र है। तो जहाँ प्रजातंत्र होता है वहाँ अधिनायकवाद का विरोध होता है, और जहाँ अधिनायक तंत्र है वहाँ प्रजातंत्र की खिलाफत की जाती थी। इसलिए ये प्रजातांत्रिक संस्थाओं का, प्रजातंत्र का पूरा तरीके से विरोध करते थे, जो अधिनायकवाद के समर्थन में होते थे। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है नंबर 3, एक दल, एक नेता और एक कार्यक्रम। देखो, मैंने बताया था प्राचीन और नवीन रूप। प्राचीन रूप में तो क्या था कि व्यक्ति सैनिक सत्ता के आधार पे, सैनिक शक्ति के आधार पे सत्ता को प्राप्त कर लेता था। और नवीन रूप जो था अधिनायक तंत्र का, उसमें क्या था, एक दल विशेष का गठन करता था, लोगों को इकट्ठा करता था जो उसकी विचारधारा से सहमत थे, फिर अपना दल बनाते थे और उस दल के माध्यम से शासन सत्ता को प्राप्त कर लेते थे। तो अधिनायक तंत्र जो है उसके लक्षण में तीसरा पॉइंट था एक दल, एक नेता, एक कार्यक्रम। तो क्या है, जहाँ अधिनायक तंत्र होता है वहाँ वो एक ही दल का अस्तित्व होता है। जिस दल ने सत्ता हासिल कर ली तो वो क्या है, दूसरे दल का, और किसी दल को पनपने नहीं देता दूसरे को। जैसे यहाँ अपने क्या है, लोकतंत्र है, यहाँ तो बहुत से दल हैं, मतलब यहाँ कोई भी जो पार्टी अपना जो है दल बना सकती है। तो यहाँ बहुत से दल हैं, लेकिन अधिनायक तंत्र के अंदर ऐसा नहीं होता है। अधिनायक तंत्र में एक ही दल होता है, जिस दल का शासक सत्ता पे बैठा है बस उसी दल का अस्तित्व होता है। दूसरे किसी भी राजनीतिक दल को वो बढ़ने नहीं देते, उसको पनपने नहीं देते किसी भी हालात के अंदर। तो एक ही दल होता है, एक ही नेता होता है, क्योंकि जो शीर्ष सत्ता पे बैठ गया शक्ति के बल पर, या दल को इकट्ठा करके अपने दल के माध्यम से शासन सत्ता में बैठ गया, तो वो लीडर एक ही होगा, एक नेता। एक ही दल होगा, एक नेता होगा, कार्यक्रम बिल्कुल इनका एक कार्यक्रम, वे एक ही कार्यक्रम पे चलते हैं भी हमें क्या करना है आगे भविष्य में। तो इनके जो विचारधाराएं हैं जो वो
एक दल की, एक नेता की एक जैसी होती है। तो एक दल होता है, एक नेता होता है और एक ही कार्यक्रम होता है। ये जो है इसमें एक दल के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, सम्मान, श्रद्धा, विश्वास इनको बढ़ा के अपने दल के माध्यम से पूरे शासन सत्ता को अपने वश में रखते हैं। इस तरीके से अधिनायक तंत्र में क्या होता है, एक दल, एक नेता और एक ही कार्यक्रम होता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु। देखो लोकतंत्र जो है उसमें क्या है कि व्यक्ति को बहुत सी स्वतंत्रताएं मिलती हैं। जैसे हमारे मूल अधिकार हैं, उसके अंदर भी हमें स्वतंत्रताएं बहुत दे रखी हैं, बोलने की है, घूमने फिरने की है, सम्मेलन की है, संघ बनाने की है। वर्तमान में हम आप देख ही रहे हैं कि अपने लोकतंत्र में रह रहे हैं और कितनी स्वतंत्रताएं हैं हमको, हर तरीके की स्वतंत्रता है। कोई भाषण देना है, कोई दल बनाना है, कोई सम्मेलन करना है, कोई हमें इलेक्शन में खड़ा होना है, बोलने की है, घूमने की है, सारी तरीके की स्वतंत्रताएं जो है वो लोकतंत्र में मिलती है। लेकिन अधिनायक तंत्र में क्या है, ऐसा नहीं होता है। अधिनायक तंत्र जो है उसमें शासक जो होता है, जो शीर्ष सत्ता पे बैठा है, तानाशाह जो बैठा है, जैसा वो चाहता है वैसा ही होता है और जो है उसका कोई विरोध भी नहीं कर पाता। अगर कोई विरोध करता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान होता है, फिर उसको हाथों हाथ सज़ा मिल जाती है। तो अब तानाशाह जो है वो बैठ के कैसे भी कार्य करे, कैसी भी नीतियाँ बनाए, तो यहाँ पे जो है ना व्यक्ति को आंख बंद करके हाथ जोड़ के उसकी बातों को मानना पड़ता है, उसके आदेशों को मानना पड़ता है। तो यहाँ व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की बात नहीं रख सकता। अगर वो व्यक्ति की कुछ, जैसे वो कह देगा कि आपको जो है भाषण की स्वतंत्रता नहीं है, आप किसी तरीके का कोई भाषण सार्वजनिक जगहों पे नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते। आप अपनी फिर स्वतंत्रता के लिए ना कुछ भी मतलब नहीं कर पाओगे स्वतंत्रता के लिए। अगर उसने आप पे रोक लगा दी तो आपको वहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। तो जिस भी स्वतंत्रता पे वो आपको रोक लगा देता है तो जो है वो आप उस स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकते। इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं जो है ना वो सिर्फ लोकतंत्र में संभव हो पाती है। अधिनायक तंत्र के अंदर तो जैसा शासक वर्ग ने कह दिया वैसे ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है ना अधिनायक तंत्र को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु माना जाता है, जबकि इसके विलोम में प्रजातंत्र जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का रक्षक होता है। प्रजातंत्र में व्यक्ति को सारी स्वतंत्रताएं मिलती है, लेकिन अधिनायक तंत्र में जो है जैसा वहाँ का शासक चाहेगा उतनी स्वतंत्रताएं मिलेगी, इसके अलावा व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं मिलता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, जनमत निर्माण के साधनों पर कठोर नियंत्रण। अब देखो पहली बात तो ये कि जनमत निर्माण क्या होता है। देखो आप लोग देखते हो कि जब इलेक्शन होते हैं ना तो क्या है, पार्टियां लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से अपने साथ जोड़ने का प्रयास करती हैं। अब देखो अगर गली के अंदर रिक्शे वाले जाते हैं, लाउड स्पीकर उन पे लगे होते हैं, तो वो क्या बताते हैं, पार्टी के बारे में बताते हैं, या फिर भाषण होते हैं नेताओं के, ये जगह जगह पे सब नुक्कड़ सभाएं होती हैं। अपने गलियों में भी देखते हैं कई बार छोटी मोटी सभाएं नेता करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से करते हैं। उसमें बताते हैं कि जो है हम ये करेंगे या हमने ये किया, भावी घोषणाएं प्रचार प्रसार करके और लोगों को अपने पक्ष में जोड़ना जनमत निर्माण है। यानी लोगों के मत का निर्माण, लोगों को अपनी तरफ करना, ये जनमत निर्माण है। तो जहाँ अधिनायक तंत्र होता है ना वहाँ जनमत निर्माण के जो साधन है, अब साधन कौन कौन से हैं देखो, जैसे समाचार पत्र हैं, न्यूज़पेपर, इनके माध्यम से जो है वो पार्टी अपने पक्ष में जो है विचार रखती लिखवाती है, या जो है समाचार पत्रों में से हमें पता लगता है अभी कौन सी पार्टी बढ़िया काम कर रही है। दूसरा है रेडियो, टेलीविज़न, इनके माध्यम से हम टेलीविज़न में बहुत सी डिबेट्स देखते हैं, हर पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, वो बताते हैं कि हमने क्या किया, दूसरी पार्टी अपोजिशन वाली ये कहती है कि इन्होंने ये नहीं किया। तो रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, साहित्य, ये बहुत से जनमत निर्माण के प्रचार प्रसार, लाउड स्पीकर्स जो चलते हैं, ये सब जनमत निर्माण के साधन हैं। इनके माध्यम से राजनीतिक दल या नेता लोगों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं।
लेकिन क्या होता है, जहाँ अधिनायक तंत्र होता है ना, वहाँ इन चीज़ों पे क्या होता है, कठोर नियंत्रण होता है। कोई भी प्रेस जो है या रेडियो टेलीविज़न जो तानाशाह होता है ना, उसके खिलाफ उसको बोलने की इजाज़त नहीं होती है। तानाशाह चाहे कोई गलत भी काम कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ ये लोग नहीं बोल पाते। अगर बोलते हैं तो फिर तानाशाह क्या करता है, उन्हें दंड देता है, चाहे वो मृत्यु दंड हो या चाहे किसी भी तरीके का दंड हो। तो उसको किसी को भी वो अपने खिलाफ बोलने नहीं देता, ताकि लोग इकट्ठे ना होने जाएं, लोगों में कहीं ऐसा ना हो कि इनके माध्यम से लोग प्रेरित होकर उस तानाशाह के खिलाफ क्रांति कर दें। तो उसे इस बात का भय रहता है, तो वो क्या करता है, ऐसे काम करने ही नहीं देता। पहले ही वो कठोर नियंत्रण लगा देता है इन पे, समाचार पत्रों पे, रेडियो टेलीविज़न पे। आप भी ऐसा कोई भी कार्यक्रम या ऐसी कोई चीज़ नहीं छापोगे जो मेरे खिलाफ हो, ताकि लोग मेरे खिलाफ ना हो जाएं। इसलिए जनमत निर्माण के साधनों पर जो है ना, वो कठोर नियंत्रण होता है अधिनायक तंत्र के अंदर। और तानाशाह जो है इस पर पूरा नियंत्रण रखता है, इनको कोई छूट नहीं देता उसके खिलाफ, खुद के खिलाफ कुछ भी छापने की, बोलने की, लिखने की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास। देखो, जहाँ अधिनायक तंत्र होता है ना, तो वो लोगों में क्या करते हैं, राष्ट्र के प्रति बड़ी भावनाएं भर देते हैं कि हमारा राष्ट्र है, हम इसे आगे ले जाएंगे, हम उसको जीत लेंगे, उसको जीत लेंगे। मतलब अपने राष्ट्र के प्रति इतनी भावना लोगों की भड़का देते हैं, उनको उनकी जाति, भाई हम यहूदी हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, पर्टिकुलर जाति के माध्यम से संस्कृति देश की और इन व्यवस्थाओं का यशोगान करते हैं पूरा, भी हम श्रेष्ठ हैं सबसे ज़्यादा, तो हम सब पे राज करेंगे। इन चीज़ों को भड़का के लोगों में क्या होता है कि राष्ट्र के प्रति बहुत भावना भरी जाती है। तभी क्या है, लोगों का ध्यान क्या है, अब जब वो देशभक्ति की इतनी भावना भर देता है, तो लोग जो है ना, वो शासन के खिलाफ कदम नहीं उठाते। वो सोचते हैं कि हाँ, हमारा देश है, ये शासक जो है ना हमारे देश को आगे बढ़ाएगा। तो उनमें क्या है, उग्र राष्ट्रवाद, पूरा राष्ट्रवाद की चरम सीमा तक बातें जो है उनमें लोगों में भर देते हैं। और जब लोगों में ये चीज़ें भर देते हैं, तो लोग कभी क्रांति की बात ही नहीं करते उसके खिलाफ। इसलिए जहाँ भी अधिनायक तंत्र होता है, वहाँ लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना, उनको बता देते हैं कि आप लोग श्रेष्ठ हो, आपकी जाति श्रेष्ठ है, आपकी संस्कृति श्रेष्ठ है, अपना देश श्रेष्ठ है, तो अपने जो है ना वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। और फिर दूसरे राज्य के हम अधिकार में नहीं रहेंगे, और राज्यों पे हम कब्जा करेंगे क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं। ऐसी भावनाएं भड़का कर उन्हें देशभक्ति की, मतलब उनमें भावनाएं भर देते हैं, ताकि जो है वो दूसरे देशों को तुच्छ व हीन समझें और ख़ुद को श्रेष्ठ समझें, और ये समझें कि हमारा तानाशाह जो है ना वो बहुत बड़ी है। तो ये बातें करके वो अपनी शासन सत्ता जो है वो स्थापित करे रखते हैं। लास्ट पॉइंट, विस्तारवादी नीति। देखो, अधिनायक तंत्र जो होता है ना, वो विस्तारवादी नीति पे चलता है। अब विस्तारवादी नीति क्या होती है, विस्तारवादी नीति होती है दूसरे देशों पे कब्जा करके उन्हें जीतना और अपने राज्य का विस्तार करना, बढ़ाना अपने राज्य को। जैसे प्राचीन समय में हम देखते आए हैं, जो इतिहास हम पढ़ते हैं, कि एक राजा दूसरे राज्य के पर जो है युद्ध कर देता था दूसरे राज्य के खिलाफ, और फिर उसको जीत लेता था, अपने राज्य में मिला लेता था। इस तरीके से वो सारे कब्जा करे रखता था। तो ये होती है विस्तारवाद नीति, अपने राज्य का निरंतर विस्तार करना, छोटे छोटे राज्यों को, औरों को जीत के और अपने राज्य को बढ़ाना, विस्तारवादी नीति कहलाती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो अधिनायक तंत्र में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। हिटलर और मुसोलिनी जो थे, उन्होंने वो स्पष्ट रूप से युद्ध का प्रचार करते थे। हिटलर तो ये कहता था कि पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो स्त्री के जीवन में मातृत्व का है। यानी स्त्री के जीवन में मातृत्व का बड़ा योगदान होता है, कि हर स्त्री जो है ना, माँ, उसमें ये रहता है कि माँ बनने का जो गुण है, या माता जो वो बनती है, जितना उसमें वो लालसा होती है, वो कहता है उतना ही स्थान पुरुष के जीवन में किसका है, युद्ध का। यानी वो युद्ध को, हिटलर इतना युद्ध पे जोर देता था भी, ताकि हर लोग युद्ध के लिए, उसके लोग जो हैं हिटलर के, युद्ध के लिए प्रेरित हों और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को ये जीत सकें। तो जहाँ भी अधिनायक तंत्र पाया जाता है, वहाँ ये भावना पाई जाती है कि हम दूसरे राज्यों को युद्ध के माध्यम से जीत के हम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपने राज्य का विस्तार करें। तो लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं पाया जाता है। तो अधिनायक तंत्र जो है वो विस्तारवादी नीति पे चलता है। इस प्रकार अधिनायक तंत्र जो है ना वो
राज्य को बिल्कुल सर्वोच्च मानता है, अपने राज्य को श्रेष्ठ मानता है, और बाकियों को क्या मानता है, हीन मानता है, छोटा मानता है, तुच्छ मानता है, और उन पर कब्जा करना चाहता है, उन पर युद्ध करके उनको जीत के अपने राज्य में मिलाना चाहता है। इसलिए युद्ध को और औपनिवेशिक विस्तार को यानी विस्तारवादी नीति को अधिनायक तंत्र में बहुत जो है वो समर्थन दिया जाता है। तो ये थे अधिनायक तंत्र के लक्षण। नेक्स्ट जो है मंडे की क्लास में जो है इसके हम गुणों पे चर्चा करेंगे। आज की जो है वो क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।